मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे आप। मैं आपके साथ आपका अपना हर्षित सर आज फिर से आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी के एक और अच्छे से टॉपिक में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि आखिर कैसे कैसे श्वसन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। हम लोगों ने हमारे श्वसन की जो जर्नी थी, जो सफ़र था, वो हमने चालू किया था उस जगह से जहाँ पर हमारे पास केवल एक श्वसन का क्रियाधार था जो हमारे पास बचा हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। दोस्तों मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि पादप ने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया। अब जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया गया, उस ग्लूकोज को जो पेड़ पौधे हैं इनको बदलना है। बदलना किस चीज़ में है दोस्तों? पेड़ पौधों को इस ग्लूकोज को बदलना है और तोड़ना है अपनी ऊर्जा में। याद रखिएगा, बिजनेस तो वो अच्छा जिसमें लागत कम और मुनाफा ज़्यादा हो। ये भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है जिसमें लागत तो कम है और मुनाफा बहुत ज़्यादा है। हमें पूरा प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं और मैंने अभी आपको बता दिया था सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जहाँ पे हमने ग्लूकोज को 2 पायरुविक अम्ल में तोड़ दिया था। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोगों ने दोस्तों बात की थी अगले चक्र के बारे में, जिस चक्र का नाम है क्या, यूजी अभिक्रिया। उसके बाद हमने बात की थी क्रीब चक्र की, और क्रीब चक्र के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए और अब जो हमारे पास चीज़ उपस्थित है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। मैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का आपको लगभग एक डायग्राम तो बना चुका, जिसमें हमने जटिल के बारे में बात की है। हमने बात की कि कई प्रकार के जटिल होते हैं, 1 2 3 4 5 बोलना गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बोलना ज़्यादा सही है। रोमन में लिखे जाते हैं, ये आपको पता है। जिसमें जो 5 है, जो 5वां है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज। ये वही होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ऊर्जा को बनाने का काम करता है। बात सही है। अब दोस्तों अब हमें जो असली काम करना है, वो असली काम हमारे लिए क्या है? वो असली काम हमारे लिए ये है कि जो आपके पास उपस्थित है ग्लूकोज, जिसको आपने पूरा तोड़ दिया, अब आपको उसके अंदर जो भी आपको क्रेब चक्र के द्वारा FeDH2 और NADH2 मिला था, इसमें भी जितनी भी ऊर्जा है उन सभी ऊर्जा को आप क्या कर लें, प्राप्त, ऑब्टेन कर लें। और ये जो ऊर्जा को प्राप्त करने का तरीका है, इस तरीके को अब हम हमारे चैप्टर में देखेंगे। बात सही है? 100% खोपड़ी में बैठी। चलते हैं आगे। दोस्तों अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है बहुत ही बढ़िया चीज़। बहुत ही बढ़िया चीज़ का मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया चीज़ का मतलब है उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को अभी तक हमने एक डायग्राम के द्वारा बता दिया। अब मैं आपको एक डायग्राम और बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दोस्तों लिखवाने से ज़्यादा अच्छा है डायग्राम से ही चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी मैं बोल ही देता हूँ, आप अपने वर्ड में लिख ही लेते हैं उसे। बहुत ही बढ़िया। यही जो आपके और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसने तो बायोलॉजी को मज़ा डाल दिया। आग लगा देंगे, याद रखना बस। आइए ज़रा चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला कि आपके पास 4 जटिल होते हैं, जिसमें एक होता है जटिल संख्या 1। यहाँ से देखो, चालू कर रहा हूँ। जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं जटिल संख्या 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जटिल संख्या 2, सही है। इसके बाद एक और बॉक्स आप बना दीजिए और इसे हम बोलेंगे जटिल संख्या 3, बस सही है। और इसके बाद हम लोग एक और बॉक्स बना देते हैं जिसे हम बोलेंगे जटिल संख्या 4। यहीं पे बना देता हूँ, इसे हम बोलेंगे जटिल संख्या 4, बस सही है। 4 जटिल हो गए, लिख देते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स या संकुल बोल सकते हो। ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, सही है। 4 प्रकार के जटिल हो गए। आइए ज़रा एक से बात करते हैं। दोस्तों होता क्या है, आपको सबसे पहले एक चीज़ पता है कि आपके पास जो NADH2 उपस्थित है, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है जटिल संख्या 1 में। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो आपके पास उपस्थित है NADH2, इस NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गति करेंगे, और इनकी गति कहाँ होगी, इन इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो सबसे पहले होगी जटिल संख्या 1 में, ठीक है।
जटिल संख्या 1 में ये जो NADH है ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है FMN को। दोस्तों FMN का पूरा नाम होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, सही है। अब इस FMN के बाद ये चीज़ें आगे आयरन सल्फर, ये आगे जाती है आयरन सल्फर जिसे हम बोलते हैं FeS, एक आयरन सल्फर विकर को जाती है। तो अगली चीज़ अपन ने क्या लिखी है FeS, इसे हम बोलते हैं आयरन सल्फर। कहाँ पे जाएगी, आयरन सल्फर के पास, बात सही है। अब देखो आयरन सल्फर के बाद ये आगे गति करके जाती है कोएंजाइम Q के पास। कहाँ चली गई, कोएंजाइम Q। और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको डायग्राम को कुछ ऐसा कर देता हूँ, Fe के बाद ये आगे चले गया ऐसे और इसको कर दिया कोएंजाइम Q, सही है। तो दोस्तों यहाँ पे COQ का मतलब है कोएंजाइम Q। अब आ गया जटिल संख्या 2। दोस्तों जटिल संख्या 2 सबसे पहले तो एक काम करेगा क्या, जो इसके पास उपस्थित है FADH2 उसको भी ये तोड़ देगा और यहाँ पे FAD में परिवर्तित कर देगा। और इसके बाद जो यहाँ से निकलेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाके कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाके किसको चले जाएंगे, कोएंजाइम Q को। बात सही है। एक रे डायग्राम बना रहा हूँ जिस डायग्राम में आई थिंक आपको सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हो गया दोस्तों। अब ये जो कोएंजाइम Q है ये इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में स्थानांतरित करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में इसको लेके आने का काम करता है साइटोक्रोम B। तो अगली चीज़ है जिसका नाम है CYTB, इसका मतलब है साइटोक्रोम B। अभी एक बार बस आप देखिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से समझा भी दूंगा। साइटोक्रोम B के पास ये वापस आता है यहाँ पे आयरन सल्फर कैरियर के पास और उसके बाद ये जाता है साइटोक्रोम C1 के पास। कहा जाता है साइटोक्रोम C1। दोस्तों आगे जो साइटोक्रोम C1 है इससे आगे इसको स्थानांतरित किया जाता है किसको, ये किया जाता है साइटोक्रोम A को। और साइटोक्रोम A के बाद आगे इसको भेजा जाता है किसको, इसको भेजा जाता है साइटोक्रोम A3 के पास। और यहाँ तक की अभिक्रिया तो पूरी पूर्ण है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है आपको। और अगर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको अपन क्लियर कर देते हैं, जगह अपने पास पूरी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B के बाद एक एरो, ठीक है, और लिख देंगे आगे क्या FeS, और FeS के बाद आगे फिर एक एरो, और इस एरो के बाद आप लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप साइटोक्रोम C1। सही है भाई, बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। वो वाला डायग्राम आप अपने सामने रखना जो डायग्राम मैंने आपको जस्ट इससे पहले बनाया। ये दोनों डायग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर वो वाला डायग्राम एक बड़ा डायग्राम था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आखिर किस जगह पे उपस्थित होता है ये सब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। मगर दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र सीधा नहीं लेता कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसके अंदर FMN और FeS ये इलेक्ट्रॉन के ग्राहक होते हैं, ग्राही होते हैं जो इसको लेके आते हैं अपने पास, ठीक है, ऐसा। अब जो चीज़ आपने वहाँ पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं।
दोस्तों मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक एरो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, और एक एरो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, और तीनों ही जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ATP ATP ATP। दोस्तों इसको तीनों को अपन इस टाइप से कर सकते हैं। ये एक ATP हो गया, ये एक ATP, ये एक ATP, और यहाँ पर लास्ट में ये जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर एक और छोटा सा काम कर देंगे अपन। क्या कर देंगे, यहाँ पर अपना काम ये है कि जो आपके पास 2H प्लस हाफ O2 मिलके क्या बना लेते हैं, ये बना लेता है H2O, ठीक है। और यहाँ पर बीच में साइटोक्रोम C भी लिख सकते हैं, इसे हम बोल देते हैं वाहक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा अब जरा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको शुरू से ही 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है, और उन्हीं 2-3 चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा डायग्राम टिका हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखने में ये डायग्राम बहुत अजीबोगरीब सा लग रहा है, मगर इस डायग्राम में आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। क्या चीज़ें हैं, हम उस चीज़ों को पुरानी जो हमारी क्लास है उनके साथ साथ लेके चलते हैं। दोस्तों हमारे पास उपस्थित था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं क्या चीज़, 4 वहाँ पे मेन कैरियर, 5वां ATP सिंथेज होता है, ठीक है। आप ये कन्फ्यूज़न मत लेना मैंने इन सबके सामने ATP क्यों निकाली है। मैंने आपको बोला था ये सब ATP नहीं बना सकते, मगर ये प्रोटॉन तो बाहर भेजते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ATP लिख दिया। जबकि ATP बनाने का असली कार्य जटिल संख्या क्या करता है, 5, जो डायग्राम में आपको मैंने यहाँ पे बनाया था, कोने में देखो फूल जैसा बनाया था, एक बनाया था, बात बिल्कुल सही है। अब आ जाओ दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले ये होता है कि आपने क्रेब चक्र के द्वारा जो भी NADH2 और FADH2 बनाए थे, उनके अंदर आखिर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करना। बात सही, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन साइड में। केवल अपने दिमाग की बत्ती जला के मेंटोस खा के और मुझे देखना है बस, मेंटोस मत खाना, ठीक है, ऐसे ही देख लो, काफ़ी है। अब दिमाग की बत्ती जलाने के बाद हम लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि NADPH2 और FADH2 के अंदर ATP होती है। एक NADH2 मतलब कितनी ATP, बिल्कुल सही है 3 ATP, और एक FADH का मतलब कितनी ATP, 5 ATP, नहीं बिल्कुल सही है 2 ATP, याद रखना है आपको। अब दोस्तों होगा यहाँ पे ये कि NADH2 जो होगा, ये NHDH2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को प्रयोग में किया जाएगा, यानी कि इनका हो गया ऑक्सीकरण। NADH2 का ऑक्सीकरण होते ही ये NADH2 NAD में बदल जाता है, और इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स संख्या 1 में। यहाँ पर FMN और FES ये दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। कैरियर भी आप क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी कि ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद आगे स्थानांतरित करता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कैच एंड कैच खेलते हैं, कैच खेलते हैं ना, ये कैच खेल रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों ने कैच खेला तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा से यहाँ से क्या चीज़ होगी, यहाँ पे होगा मैट्रिक्स, अधात्री, बिल्कुल सही है। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या उपस्थित होगा, अधात्री, ठीक है। और इस साइड क्या उपस्थित होगा, ये होगा मैट्रिक्स, मतलब सॉरी हाँ, ये उपस्थित होगा माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्ली के बीच में अवकाश होता है ना वो, तो ये है झिल्ली अवकाश। अब देखिए जरा क्या होता है दोस्तों, अभिक्रिया में सबसे पहले तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन आगे स्थानांतरित हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को ये भी नहीं संभाल पाएगा, कह रहा है भैया इसके अंदर ऊर्जा बहुत है, भैया अपन से नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आगे एक और है और इसे हम बोलते हैं मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर का मतलब मोबाइल भाई एक जगह रुकेंगे नहीं, मोबाइल भाई तो आगे गति करेंगे। मोबाइल भाई है जिसका नाम है कोएंजाइम क्यू। मोबाइल भाई ने अपना कोड वर्ड बना रखा है कि मैं तो हूँ कोएंजाइम क्यू, और ये जो मोबाइल भाई है जिनका नाम कोएंजाइम क्यू है, ये मोबाइल भाई इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाके कॉम्प्लेक्स संख्या 3 में साइटोक्रोम बी को क्या कर देंगे, स्थानांतरित। बात सही है। आप थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स संख्या 2 में एक काम और होगा, वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स संख्या 2 है ये भी ऑक्सीकरण करने का काम करता है। किसका? FeDH2 का। देखना आप डायग्राम में मैंने आपको बनाया भी है इससे पहले वाले डायग्राम में। ये जो FeDH2 का जैसे ही ऑक्सीकरण होगा वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन को किसको भेज दिया जाएगा? कोएंजाइम Q को। बट याद रखना, जटिल संख्या 2 कोई भी आगे प्रोटॉन को ले जाने का काम नहीं करता, इसलिए मैंने जटिल संख्या 2 के आगे कोई भी ATP नहीं लिखी है। बात सही है? बात 100% यहाँ बैठ गई है। खोपड़ी में बैठा लेनी है इसको। खोपड़ी में बैठा लोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर ये बात मेरी जो बात है अगर ये खोपड़ी में नहीं बैठी तो दिक्कत है। खोपड़ी में बहुत अच्छे से बैठनी चाहिए, ध्यान से, तरीके से, मन लगा के सोचना है बस। अच्छा सर ने ये बोला, और याद रखना जो जो लाइन में जैसे जैसे बोल रहा हूँ उस लाइन को एज इट इज़ फीड कर लेना है, एज इट इज़। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं मांगने का, अपन नहीं मांगता कोई मॉडिफिकेशन, उसमें आपको भी नहीं करने का। बात सही है? ओके बीडू, यहाँ देखो आगे, ठीक है? ओके दोस्तों, यहाँ देखो आगे। अब ये जो कोएंजाइम Q है ये आगे जाके इसको स्थानांतरित करेगा साइटोक्रोम B। अब स्थानांतरण है, फिर देखेगा आयरन सल्फर, वही जो लिख दिया, Fe का मतलब आयरन, S का मतलब सल्फर, फिर आगे भेजेगा साइटोक्रोम C1 के पास। बहुत सही, भेज दिया। भेजने के बाद ये आगे जाएगा साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में स्थानांतरण करवाने का काम करता है। और एक्चुअली देखा आप डायग्राम में देखना, मैंने बनाया भी है इसको, ठीक है? स्थानांतरित करने के बाद कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम A के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास। अब दोस्तों अगर आप S2 को तोड़ते हो तो 2H प्लस प्लस 2E माइनस प्लस हाफ O2 ये लिखा आता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे स्थानांतरण किस चीज़ का हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको भेज दिए जाएंगे अंदर? 2H प्लस, यानी कि प्रोटॉन को। साथ में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना देगा? जल का एक अणु। यानी कि जल का निर्माण हो रहा है कहाँ पर? अधात्री में। होता जाएगा निर्माण हो रहा है, आपका भी काम पूरा हो रहा है। आपने इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ पढ़ी और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स बच गया पांचवा, जिसके लिए हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। रसोपराशनी परिकल्पना टाइप की है वो भी चीज़, वो वाली चीज़ अब जस्ट मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। थोड़ा स्पेशल है तो उसको एक अलग तवज्जो दे दी, इम्पोर्टेंस। उसको बोल दिया भैया 4 एक साथ रहो, तू तो ATP बना रहा है, तेरे को अलग से लेके चलते हैं, बनाएंगे अब ATP। याद रखना बस, जो आपका डायग्राम बनाया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सीजोम का, F0 और F1 का डायग्राम देखना बनाया हुआ है। कॉपी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, जो कॉपी है बस वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो चीज़ यहाँ खोपड़ी में बैठने का सब कुछ चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बात सही है? ओके, 100% डन कर दो इस चीज़ को, खोपड़ी में डाल दी ना, बहुत बढ़िया। दोस्तों नोट करो इसको, एज इट इज़ नोट करने का, एज इट इज़ स्थानांतरण करने का, ठीक है? ओके, नोट करिएगा, फिर अपन मिलते हैं आगे। ATP सिंथेस को बुला के ला रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा है वो। यहाँ तक की बात क्लियर, अच्छे से खोपड़ी में बैठ रही है। ये सब बातें यहाँ पर बैठानी है आपको, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बैठा दी ना ये बात, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब बालों पे मत बैठाना, दिमाग में बैठाना, खोपड़ी में। भगवान ने 2 कानों के बीच में एक खोपड़ी क्यों दी है? क्योंकि सुनना यहाँ से है, यहाँ पे रखना है, मनन करना है उस चीज़ को। क्योंकि अगर हमने मनन किया ना तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, और अगर एक बार हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई तो शायद हमें उन चीज़ों में आगे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर? आगे चल सकते हैं दोस्तों। आगे की जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अलग है। वो क्या है दोस्तों? मैंने आपको कॉम्प्लेक्स संख्या 1, 2, 3, 4 के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की। दोस्तों याद रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है इसे हम बोलते हैं रसोपरासरणी। क्या बोलते हैं? रसोपरासरणी युग्मन मत। क्या बोलते हैं? रसोपरासरणी युग्मन मत। रसोपरासरणी युग्मन मत, ठीक है?
और इंग्लिश में मेरे प्यारे साथियों इसे बोलते हैं कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर हमें हिंदी आती है तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार नाम जब सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा सा और अजीब सा तो लगता है, ऐसा लगता है सर ये क्या है। ऊपर वाला नाम ज़्यादा आसान लगता होगा आपको, मगर याद रखना नाम तो हमें दोनों ही याद करने हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। बिल्कुल सही बात है। आ जाइए ज़रा दोस्तों, क्या काम करना है अभी हमको। हमने जो पांचवा वाला देखा था, जो हमने एटीपी सिंथेज देखा था, वो हमने कैसे देखा वो ज़रा डायग्राम देखते हैं। देखो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास उपस्थित है लिपिड, ऐसा देखा होगा आपने भी, ठीक है। और ऐसे में लिपिड बना रहा हूं, इस साइड भी लिपिड मतलब वसा, ठीक है। अब तो ज़्यादा हिंदी विंदी की बात तो क्या, ये देखो वसा हो गई। अब यहां पर बना देना ऐसा, ये पूरे पे बना देना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मगर इससे ये होता है कि जो डायग्राम है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बना दिया, ये क्या हो गया, लिपिड का स्तर। और हमने इस लिपिड के स्तर में जो असली चीज़ बनाई थी वो क्या थी, वो थी इस टाइप से। अब आपको हम बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, और इस टाइप से एक संरचना मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये कुछ ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल एंड में इसमें आप चाहें तो एक ऐसे निर्माण कर दीजिए इसको, ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर करके डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने में। ऐसे बना दीजिएगा और ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। और एक एरो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे निर्माण करने का, ऐसे, ठीक है। डायग्राम जो मैंने पहले आपको बोला था एज इट इज बनाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें वो देख लेते हैं। जो एक की तरह दिखता है इसको हम बोलते हैं F0, जो जीरो की तरह दिखता है उसे हम बोलते हैं F1। बात सही है। इन दोनों को बोला जाता है ऑक्सीजोम और एटीपी सिंथेज जटिल। और वैसे ये है क्या चीज़, पूरी संरचना ऑक्सीसोम। ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस स्थल की बात करूंगा तो ये तो क्या है, ये तो है झिल्ली अवकाश। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अवकाश, ठीक है, ये बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अवकाश में बहुत सारी मात्रा में क्या उपस्थित होंगे, H+। बात सही है, कोई दिक्कत। डायग्राम वो जो सबसे पहले वाला बनाया था ना आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का, वो वाला डायग्राम प्लीज़ खोल के रखना, क्योंकि उस डायग्राम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है क्या। हमने वहाँ पे ये किया था कि कॉम्प्लेक्स संख्या 1 के द्वारा, 3 के द्वारा और 4 के द्वारा, जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था ना इस चीज़ का, वो देखना। जटिल संख्या 1 के द्वारा, 3 के द्वारा और 4 के द्वारा हमने प्रोटॉन को बाहर भेज दिया था, यानी कि बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के बीच में। बात सही है, भेज दिया। सारे के सारे प्रोटॉन जब यहाँ पे भेजे तो यहाँ पे H+ आयन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये H+ आयन की सांद्रता मैंने यहाँ पे बढ़ा दी। बात सही है, बढ़ा दी। जब मैंने यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता बढ़ा दी तो H+ आयन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा। और यहाँ पे ना ये जो एटीपी सिंथेज होता है ये एक्चुअली रिश्वत का काम करता है। दोस्तों रिश्वत का काम का मतलब एटीपी सिंथेज कहता है कि मैं तो यहाँ पे उपस्थित हूँ, किस जगह, किस तरफ उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ अधात्री की तरफ। अधात्री को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स।
यूँ कहता भैया मैं तो उपस्थित हूँ अधात्री की तरफ, मगर मैं एक काम कर सकता हूँ, आप बाहर से प्रोटॉन लेके आओगे, कितने प्रोटॉन? 3। आप बाहर से प्रोटॉन लेके आओगे और मैं यहाँ पे अपने आप को F1 बोलता है, मैं यहाँ पे अपने आप से ATP बना दूंगा। कह रहे कैसे बनाओगे? कह रहे आप अगर अंदर प्रोटॉन भेजोगे ना तो मैं एक अभिक्रिया करूँगा। कह रहे क्या करोगे? कह रहे मैं एक अभिक्रिया ये करूँगा कि मैं एक अभिक्रिया ये करूँगा, देखो क्या करेगा ये ज़रा अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया भी देख लो, कि मैं यूज़ में लूँगा ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम आपको पता हुआ है ADP, इसका मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और कहते हैं मैं इसके साथ IP का मतलब होता है अकार्बनिक फॉस्फेट, या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहते हैं मैं यहाँ पे ADP के साथ IP को यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद थोड़ा सा घूमूंगा और घूमने के बाद मैं आपको क्या बना के दे दूंगा? कह रहा है मैं आपको बना के दे दूंगा ATP, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों आपने कभी देखा होगा एक्चुअली ना कि कभी कभी जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे एक्चुअली पानी को रोका जाता है, ठीक है। रोकने के बाद जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे फिर टरबाइन पे गिराया जाता है और फिर टरबाइन घूमता है, याद है? यही चीज़ है। सबसे पहले हमने प्रोटॉन को, बहुत सारे प्रोटॉन को, ऊर्जा को यूज़ कर करके यहाँ भेज दिया। भेजने के बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन हो गए। अब प्रोटॉन फिर दड़ा दड़ कहाँ पे आ रहे हैं? अंदर की तरफ। ये ऐसा ही हो रहा है जैसे टरबाइन घूमता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो एक परिकल्पना है वो पूर्ण होती है, जिसे हम रसोपरासनी परिकल्पना बोलते हैं। और दोस्तों याद रखना, ये जो परिकल्पना है ये जिस वैज्ञानिक ने दिया था, वैज्ञानिक, उनका नाम था पीटर मिशेल। क्या नाम था? पीटर मिशेल। और दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बायोलॉजी में बहुत ही कम वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं उनको मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको 1978 में। दोस्तों इस प्रवणता को जनरली विद्युत रासायनिक प्रवणता भी बोलते हैं, कि जो हाइड्रोजन आयन है वो विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा यहाँ पे गति करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत रासायनिक प्रवणता। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा भी आगे गति कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको बता क्या रहा था, इस प्रकार से जो ये ऑक्सीसोम होता है, ATP सिंथेज होता है, जटिल होता है, ये निर्माण करता है किस चीज़ का? ATP का। यही तो हमें बनाना था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही हमें बनाना था, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी हम बना चुके हैं। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने बनाया, इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आप कोशिका के बाकी सारे काम पूरे करो ना। कोशिका, आप किसी को भी ऊर्जा चाहिए होती है तो कोशिका दे सकती है, क्योंकि हर कोशिका का हर एक अंग जिस प्रकार की ऊर्जा को प्रयोग करता है वो विद्युत नहीं होती। वो ऊर्जा जो होती है वो होती है ATP, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोशिका के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ, मगर कभी किसी चीज़ को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यकता है इसकी, और ये तब काम करेगा जब बाहर से प्रोटॉन अंदर आएंगे। प्रोटॉन हमने अंदर से ही बाहर लेके गए हैं, मगर हम लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन अंदर इतने थे ही नहीं, तभी तो हमने ऊर्जा लगाई, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमने प्रोटॉन को यहाँ पे भेज दिया। उसके बाद जब प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, टरबाइन जैसे घूमता है ऐसे ये घूमता है, और विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा ये जो हाइड्रोजन आयन है अंदर आते जाएंगे, टरबाइन घूमता जाएगा, ATP बनते जाएंगे। और यही हमें निर्माण करना था, यही हमारा काम था कि हमें ATP बनाना था, और हमने बना लिया है। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ हर एक मेरे प्यारे साथी को अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक साथी को।
आप लोग कई बार मेरे से बोलते हो कि सर थोड़ा सा बड़ा करा करो, लिखा बड़ा करा करो। दोस्तों फिर सब कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं आ पाएंगी। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच के फिर इसको अच्छे से नोट कर लिया करो। मैं हट जाऊँगा, फिर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। हमने अभी एक टॉपिक पूरा किया, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो काम था वो अपन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जटिल संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे एक अच्छे से टॉपिक पे। स्वागत है वापस से हर्षित सर के साथ एक और बढ़िया से लेक्चर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे लेके। और हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ पढ़ ली है कि पूरे के पूरे चक्र के द्वारा हमें लगभग 38 ATP का निर्माण होता है। हम लोग इस 38 ATP के बारे में ये कहते हैं कि हमें लगभग 8 ATP हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। योजीय अभिक्रिया के द्वारा हमें जो ATP मिलती है वो कितनी होती है बताइएगा ज़रा। बिल्कुल सही है, योजीय अभिक्रिया के द्वारा हमें जो ATP मिलती है वो ATP मिलती है 6 ATP। और हमें आगे क्रेब चक्र के द्वारा लगभग जो ATP मिलती है वो कितनी ATP मिलती है 24 ATP। सबको मिलाएंगे तो आपको 38 ATP का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा एक पूरे के पूरे पथ के द्वारा। मगर की बात तो ये है कि अगर आपके पास इस प्रकार का पथ नहीं हो तो पादप के कोशिका द्रव्य में एक और प्रकार का पथ होता है जिसे हम वैकल्पिक पथ बोलते हैं। दोस्तों ये वैकल्पिक पथ बहुत सारे हैं, लगभग 3 तो हमारे वैकल्पिक पथ है ही, मगर उसमें से एक वैकल्पिक पथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वैकल्पिक पथ के अनुसार जो ग्लूकोज है वो सीधा इस तरीके से पायरुविक अम्ल में नहीं टूटता, उसके टूटने के 2 प्रकार के चक्र हो सकते हैं। आखिर ये क्या पथ है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ये बात कंफर्म कर ली थी कि हम लोगों के पास अब ग्लाइकोलाइसिस का एक और पथ है जिस पथ को हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक पथ। दोस्तों वैकल्पिक पथ को हम एक और नाम बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव पाथवे। दोस्तों अल्टरनेटिव पाथवे का मतलब होता है कि जहां पे आप लोग ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर पाए वो, और ये एक अलग ही तरीके का पाथवे है। इस पाथवे में याद रखिएगा ये वाला पाथवे या ये वाला पथ जो होगा, ये पथ कहाँ होगा, ये पथ होगा कोशिका द्रव्य में, यानी कि पादप की कोशिका द्रव्य में मिलता है। दूसरे से 2 नाम और बोलते हैं, इसे हम यहाँ बोलते हैं इसे हम या तो बोलते हैं PPP पाथवे। क्या बोलते हैं, PPP। 3 P हो गए तो PPP चक्र बोलते हैं, या फिर इसे हम एक नाम और बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं HMP पाथवे या चक्र। चक्र की जगह अगर इसका एक सही नाम लिखा जाए तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, इसे आप शंट बोल सकते हैं। तो ये HMP क्या हो गया, ये भी हो गया एक तरीके का शंट, यानी कि एक तरीके का पथ, ठीक है। अब PPP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, PPP का पूरा नाम होता है पेंटोस फॉस्फेट पथ, पेंटोस फॉस्फेट पथ। और HMP का पूरा नाम होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ। यहां तक की बात सबको क्लियर है अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो एक बार बहुत अच्छे से और आप लोगों को ध्यान करके सुनना भी है। क्या चीज़ सुननी है आपको ये सुनना है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों ने अभी पूर्ण किया है वैसा ही कुछ प्रोसेस है, मगर ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। दोस्तों क्या होता है, इसमें जो आपके पास ग्लूकोज होता है वो ATP के साथ मिलकर, ठीक है, और एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज, इसके द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है।
और इसके आगे मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे, इसके आगे पथ को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों दो बात कौन कौन से हैं, एक तो है ऑक्सीडेटिव चक्र, और एक है नॉन ऑक्सीडेटिव। ठीक है भाई, यानी कि आपको दो प्रकार के मैं अभी चक्र बताऊंगा, जिसमें एक चक्र जो होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव, और जो एक चक्र होगा वो क्या होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। प्रोसेस में आगे चलें, यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, HMP पाथवे के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा पॉइंट तो क्या लिख रहा हूँ, साइड में इसकी फुल फॉर्म तो नहीं लिख रहा, बस हम HMP शंट के बारे में बात कर रहे हैं। सही है, अब आखिर होगा क्या दोस्तों, आपके पास एक चीज़ तो पहले से आ गई थी जिसका नाम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका निर्माण आपने कर लिया था, बताइएगा। सही है, अब ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट आपने बनाया, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अब आगे आप परावर्तित करेंगे, यानी कि बदलेंगे, और बदलने के लिए आप इस प्रकार से अभिक्रिया को आगे लेकर जाएंगे। या मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप आगे इस अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगा वी हाइड्रोजनीकरण और एक होगा वी कार्बोनीकरण, यानी कि CO2 भी निकलेगी। तो एक तो क्या होगा यहाँ पे वी कार्बोनीकरण, मतलब यहां से जो CO2 है वो निकाल देंगे आप, और एक यहां पे होगा वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण में आप लोग एक काम करेंगे, और वो काम क्या होगा, वो काम कुछ ऐसा होगा कि जो NADP है, ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर सबको। दोस्तों ये दोनों के दोनों फिर आगे जाके एक चीज़ का निर्माण करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा और गैप दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आगे जाके निर्माण करते हैं किस चीज़ का, ये करते हैं रूबिलोज 5 फॉस्फेट। जो मैं बोल रहा हूं अभी वही चीज़ आपको अपनी डिटेल में भी लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा हूं वही चीज़ डिटेल है। आगे चलें। अब दोस्तों इसके बाद दो पथ हो जाते हैं। कितने पथ हो जाते हैं, दो पथ, या तो पथ संख्या 1 होगा या फिर पथ संख्या क्या होगा, 2। तो दो पथ हो जाएंगे इसके। कौन कौन से दो पथ हो जाएंगे दोस्तों, एक तो मैंने अभी आपको बताया था जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण प्रावस्था या फिर ऑक्सीडेटिव प्रावस्था। तो यहाँ पे तो हम लोग करेंगे ऑक्सीडेटिव प्रावस्था, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव प्रावस्था के बारे में। सही है, तो दो प्रावस्था हो गई, कौन कौन सी, एक हो गई ऑक्सीडेटिव और एक क्या हो गई, नॉन ऑक्सीडेटिव। सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे निर्माण होता है राइबोलोज या
आप इसको इस कलर से कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रावस्था और नॉन ऑक्सीडेटिव हमने दो प्रावस्था कर दी। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमें एंजाइम अलग अलग लिखने हैं। यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फो पेंटोज 3 एपिमरेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। यहाँ पर जो दूसरी तरफ अपन लिखेंगे, ये लिखेंगे फॉस्फो पेंटो आइसोमरेज। मैं थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ चौक से कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, चीज़ें अच्छे से क्लियर रहे, इसलिए मैंने दो अलग अलग तरीके से इसे लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे निर्माण होगा किस चीज़ का? यहाँ पे निर्माण होगा राइबोज 5 फॉस्फेट का, हिंदी में लिख देते हैं। और राइबोज 5 फॉस्फेट आगे जाके भी आप बदल देंगे किसके अंदर? ये बदल देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम है ट्रांस एल्डोलेज। और आगे जाके निर्माण किस चीज का होगा? आगे जाके निर्माण होगा पायरुवेक अम्ल का। वहीं दूसरी तरफ अगर अपन यहाँ पे चलें तो यहाँ पे निर्माण होगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का, जो एक अभिक्रिया के द्वारा दोनों चीजों का निर्माण करती है। एक तो निर्माण होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, और इसके अलावा निर्माण होगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और इन सब चीज़ों के द्वारा बाद में निर्माण यहाँ पे भी किस चीज़ का हो जाएगा? पायरुविक अम्ल का। दोस्तों, तो ये एक चक्र है जिस चक्र को हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और इस चक्र का जो बेसिक एम है वो क्या चीज़ है? इस चक्र के द्वारा हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि आखिर अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो तो क्या और कोई वैकल्पिक पथ हो सकता है? दोस्तों, एक पथ और होता है साइनेटिक पथ, मगर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एचएमपी पथ या पीएमपी पथ या फिर शंट को ही पढ़ते हैं। होगा क्या इस पथ में? इस पथ में जो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबसे पहले विकार्बनीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बदलेगा किसमें? रूबिलोज 5 फॉस्फेट में। इससे पहले आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करना तो पढ़ ही लिया। आपने पढ़ा कि ग्लूकोज था और वो निर्माण करेगा किसका? वो निर्माण करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एटीपी के प्रयोग में, और साथ में एक एंजाइम जिसका नाम था हेक्सोकाइनेज। इन दोनों एंजाइम मतलब इस एंजाइम का और एटीपी का प्रयोग करके ये अपने आप को बदलेगा। जैसे ही रूबिलोज 5 फॉस्फेट आ गया, यहाँ तक तो प्रोसेस एक ही होगा, मगर इसके बाद पथ बदल जाएंगे। अब पथ क्या बदलेंगे? एक तो प्रावस्था हो जाएगी ऑक्सीडेटिव और एक हो जाएगी नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव प्रावस्था के अंदर भी पायरुविक अम्ल बनेगा, नॉन ऑक्सीडेटिव में भी पायरुविक अम्ल बनेगा, मगर यहाँ पे एक फ़र्क होगा। ऑक्सीडेटिव प्रावस्था में जो पायरुविक अम्ल बन रहा है उससे पहले केवल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, जबकि नॉन ऑक्सीडेटिव में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अलावा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी आपके लिए निर्माण करेंगे। अब हम कैसे करते हैं? सबसे पहले रूबिलोज जो 5 फॉस्फेट है वो जब ऑक्सीडेटिव प्रावस्था में जाएगा तो यहाँ पे फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एक एंजाइम है। ये जो फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलता है। जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ये आगे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलती है, और ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये आगे किस में बदलेगा? पायरुविक अम्ल में। आपको यही निर्माण कर रहा था, आपने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी यही काम किया था, याद करना।
ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, दब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाइपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप पप्पा, ये तो था। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1 6 डाई फॉस्फेट, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGL और एक DHAP, ठीक है। उसके बाद PGL से आप आगे गए थे 1 3 PGA, फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर फास्फोइनाल पायरुवेट, उसके बाद 2 आपके पास क्या बन गए थे, पायरुविक अम्ल, यही निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एंजाइम दूसरा लिया, एंजाइम का नाम क्या था, फॉस्फोपेंटोज 3 आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या काम करेगा, जाइलोज 5 फॉस्फेट को बनाएगा। ये जाइलोज 5 फॉस्फेट अभिक्रिया के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को प्लीज आप लोग ध्यान से देखना, इनमें ही आपको अंतर मिलेगा इसका। दोनों के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, मगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अलावा इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और बन जाएगी। और फाइनली आपके पास किस चीज़ का निर्माण होगा, पायरुविक अम्ल का। दोस्तों अभिक्रिया आप लोग चाहे कैसे भी पढ़े मैटर नहीं करता, मगर अभिक्रिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आखिर हमें प्राप्ति किस चीज़ की हो रही है। देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा तो मिलनी ज़रूरी है, मगर वैकल्पिक पथ में हम जितने भी प्रकार के पथ बनते हैं, उस पथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पाथवे है वो है ये वाला पाथवे, जिसे हम बोलते हैं PPP पाथवे या HMP पाथवे, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ अभी तक की अपने लिए बहुत ज़रूरी हुई, और यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली है कि आखिर किस प्रकार से हमें पथ को पूर्ण करना है। हमने अभी तक के लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, फिर क्रेब चक्र पढ़ा, बीच में योजी अभिक्रिया भी पढ़ी, फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पढ़ा, और हमें पता लग गया कि हमें 38 ATP का यहाँ से क्या हो रहा है, निर्माण। मगर दोस्तों अब जो आगे हमारे पास चैप्टर आने वाले हैं, उन चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग प्रोसेस को पूर्ण करना है, और ये सारे प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अभी हम पढ़ेंगे जैसे आगे कि आखिर कौन कौन से कारक होते हैं जो श्वसन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में, और इसके अलावा एक RQ श्वसन गुणांक के बारे में भी अभी हमें बात करनी है, ठीक है। यहाँ तक की जो बात है वो सब मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, ठीक। तो यहाँ तक प्लीज़ इसको कंप्लीट करना, फिर हम आगे मिलेंगे। बहुत हो गया ऑक्सीजन, अब हम खेलते हैं CO2। दोस्तों ऑक्सीजन के बाद एक अगली चीज़ जो अभी हमारे सामने आ रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली CO2 और ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ पहले भी स्टार्टिंग वाले लेक्चर से ही आपको ये बात बोली थी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करें तो वो ऑक्सीश्वसन हो जाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करें तो वो अनऑक्सीश्वसन हो जाएगा। मगर ये बात आप लोग याद रखना, अनऑक्सीश्वसन के द्वारा जो ATP होता है वो बहुत कम बनता है। हम लोग बोलते हैं लगभग अनऑक्सीश्वसन के द्वारा हमें 2 ATP का निर्माण होता है, ATP कम बनती है। तो आखिर ये अनऑक्सीश्वसन है क्या? दोस्तों अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन में लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम है, अपने कच्चा माल वही लेना है, मगर उसके अलावा जो अभिक्रियाएं हैं वो कुछ अलग हो जाती हैं। यहाँ पे आइए ज़रा देखते हैं इन प्रकार के श्वसन के बारे में। दोस्तों अब हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है अनऑक्सीश्वसन। और मैंने पहले लेक्चर से ही आपसे एक बात बोली थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का वो प्रकार है जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति। तो जो पहला पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। पहला पॉइंट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बात सही है दोस्तों। यहाँ पे जो पहला प्रोसेस होता है उसे हम विकार्बोनीकरण बोलते हैं। विकार्बोनीकरण का मतलब CO2 का निकलना, CO2 का मुक्त होना। अब आप कहेंगे सर आखिर जरा समझा दीजिए कि ये प्रोसेस है क्या, आइए ना, क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों आपके पास एक चीज तो आ गई थी जिसे हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल।
क्या आ गया था आपके पास? पायरुविक अम्ल। इस पायरुविक अम्ल को पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है? पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में आप लोग बदल देते हो किसमें? एसिटाल्डिहाइड में। और दोस्तों साथ साथ गिफ्ट स्वरूप आपको क्या मिलती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और मान लीजिए मैंने इसको अभिक्रिया संख्या 1 का नाम दे दिया, तो क्या हुआ अभिक्रिया संख्या 1 में? अभिक्रिया संख्या 1 में जो पायरुविक अम्ल था वो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड में क्या हो गया? बदल गया। ये वाला पूरा प्रोसेस आपको एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अगली चीज़, अब जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, यानी कि आपके पास ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड आगे जो NAD के द्वारा क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है इसका। और अपचयन में हम जिस एंजाइम को यूज में लेते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और दोस्तों ये आगे क्या बनाएगा? ये आगे बनाएगा एथिल अल्कोहल। क्या बनाएगा? एथिल अल्कोहल। मतलब आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा C2H5OH, और साइड में आपको अपचेत क्या मिल जाएगी? NAD+। बात सही है। और अभिक्रिया नंबर क्या हो गई? ये अभिक्रिया नंबर हो गई 2। तो देखा जाए तो मैं दोनों अभिक्रिया को मिला के एक अभिक्रिया में लिख सकता हूँ। और याद रखना इसके द्वारा जो ATP का निर्माण आपके पास हो रहा है वो लगभग कितनी ATP है? 2 ATP। तो जो आपके पास तीसरी अभिक्रिया यहाँ पे आती है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ अभिक्रिया संख्या 1 व 2 से आप लोग लिख सकते हैं C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आप लोग बदल सकते हैं किस में? एक एंजाइम जिसका नाम है जाइमेज, और C2H5OH प्लस इसमें 2 क्या निकल जाता है? CO2 प्लस लगभग 58 किलो कैलोरी आपको मिलती है। आप कह सकते हैं 2 ATP के आसपास। और एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है यहाँ पर जाइमेज। मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको इसके बारे में भी। क्योंकि अभी आगे हम एक चीज़ अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किण्वन। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये तो एक्चुअली बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने कहा ये टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब जो अगला लेक्चर हमारे पास आएगा उसके अंदर अब हम असली में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये किण्वन क्या चीज़ होती है। आखिर हमने बहुत बार सुना है कि जो बियर वगैरह बनती है, जो पेय पदार्थ बनते हैं, वो बहुत सारे किण्वन की अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो आखिर ये किण्वन की अभिक्रिया होती क्या है? लुईस पाश्चर वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका एक इंस्टीट्यूट भी है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है फ्रांस में, पेरिस में। वहाँ पे भी बेसिकली इसी सूक्ष्मजीवों के बारे में थोड़ा बहुत काम होता है। जैसे हम एक सूक्ष्मजीव के बारे में जानते हैं जिस सूक्ष्मजीव का नाम है ईस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। इसे हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं। यानी कि ब्रूइंग इंडस्ट्री जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनी होती है उनमें एक काम में आता है। प्रयोगशाला में बहुत अच्छे से इसको रखा जाता है, बहुत अच्छे से इसको बनाया जाता है। मतलब बनाया तो क्या, इसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड किया जाता है इन एंजाइम्स को, इन जीवों को। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी हमारे पास, किस चीज़ की? अनॉक्सी श्वसन के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों ये बात आप लोग याद रखना कि आपके पास उत्पाद तो ये है और इसके साथ 2 CO2 के अणु आपको मिल गए। ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अब हम नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हम आखिरी चीज़ डिस्कस करेंगे। आखिरी क्यों? हम लोग डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किण्वन की अभिक्रिया। मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम केवल सुनते हैं, ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आखिर उनका निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सब हम देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये सब बहुत अच्छे से नोट करिएगा
कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच ये अच्छा सा प्यार देने के लिए, समझने के लिए बातों को। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बायोलॉजी हर्षित सर के साथ ऐसे ही बहुत बढ़िया से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।